जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल मिश्रा एकेडमी में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत के नामकरण की। भारत के नामकरण के साथ ही दोस्तों हम चर्चा करेंगे भारत की प्रमुख चैनल, भारत के प्रमुख जल संधियाँ और साथ ही हम चर्चा करेंगे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं की, जैसे डूरंड रेखा इत्यादि। दोस्तों, यदि हम बात करें भारत के नामकरण की, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं भारत के नामकरण के विषय में कि भारत के नाम इंडिया, हिंदुस्तान या भारत इत्यादि हैं। इनके अलावा दोस्तों भारत के नाम हैं आर्यवर्त और ब्रह्मवर्त या जम्बूद्वीप वगैरह। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि आखिर क्या कारण था, क्या कैसे 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 करके भारत के नाम भारत या इंडिया या हिंदुस्तान या आर्यवर्त या जम्बूद्वीप वगैरह हुए, है ना। तो आइए दोस्तों हम प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों भारत के नाम जैसा कि हम सभी जानते हैं, कुछ बेसिक नाम हैं जो कि चर्चित हैं, जिनको हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, है ना। जिसमें पहला है, यदि हम नामकरण की बात करें तो इसमें पहला नाम है दोस्तों भारत, है ना। भारत के बाद हमारा अगला नाम जिसको हम अच्छे तरीके से जानते हैं वह है हमारा इंडिया। इंडिया के बाद हिंदुस्तान, है ना। और यदि हम बात करें इसके और अन्य दो नाम जो हैं, इसमें एक नाम है दोस्तों आर्यवर्त या ब्रह्मावर्त। प्राचीन काल में भारत को दोस्तों आर्यवर्त या ब्रह्मावर्त के नाम से भी जाना जाता था। साथ ही कुछ पौराणिक ग्रंथ हैं, उनमें भारत का उल्लेख जम्बूद्वीप के नाम से भी मिला है, जम्बूद्वीप, है ना। ठीक है, तो इनके विषय में यदि हम अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि भारत के नामकरण, है ना, ये नामकरण होने का मूल जो बात की जाए कि भाई कारण क्या है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत को इंडिया कहा गया या भारत को हिंदुस्तान कहा गया या भारत को आर्यवर्त कहा गया। तो प्यारे दोस्तों, भारत जो है, भारत की यदि हम बात करें, भारत की जो नामकरण के पहले यदि हम बात करें भारत की, चूँकि देखिए नाम किसी भी व्यक्ति का नाम, उसके संभावना है लगभग व्यक्ति का तो फिर भी ठीक है, लेकिन यदि हम क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र में निश्चित तौर पर उसके आकार की बहुत ज़्यादा महत्वता होती है। यदि हम बात करें भारत के आकार की, तो भारत का आकार जो है चतुष्कोणीय, और भारत के उत्तर में जो हिमालय है वह लगभग भारत को एक प्रायद्वीपीय आकृति प्रदान करता है, या हम कह सकते हैं कि वह भारत को महाद्वीप में एक और महाद्वीप की संज्ञा प्रदान करता है, जिसे हम कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। और भारतीय उपमहाद्वीप के विषय में अच्छा देखिए, नामकरण से पहले हमें यह जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपने आप में यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इससे निरंतर जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में, एग्जाम में जो है, पेपर में क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं ना। तो आइए हम इसको देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप, सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप को, देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं, और फिर उसके बाद हम जंप करेंगे कहाँ पर, अपने नामकरण की ओर। तो भारतीय उपमहाद्वीप की यदि हम बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में, है ना, भारतीय उपमहाद्वीप की यदि चर्चा की जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप में दोस्तों कुल भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत 5 देश आते हैं। ठीक है, कौन कौन से 5, आइए देखते हैं। 5, मैं 5 की नंबरिंग करना स्टार्ट करता हूँ। नंबर 1 भारत, नंबर 2 पाकिस्तान, है ना, इसे आप नोट कीजिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत 5 देश आते हैं, 5 कंट्रीज आती हैं। नंबर 1 पर है भारत, नंबर 2 पर है पाकिस्तान, नंबर 3 पर है नेपाल, नंबर 4 भूटान, और नंबर 5 है हमारा बांग्लादेश। ये बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये 5 ही ऐसे भारत के जो है, भारत के साथ और भारत के पड़ोसी देश हैं जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा भारत के पड़ोसी देशों में चीन भी है, और साथ में यदि बात करें हम तो म्यांमार भी है, साथ में अफगानिस्तान भी है। लेकिन दोस्तों भारत में जो हिमालय है, हिमालय का विस्तार पूर्व से पश्चिम में, उत्तर में जो है हमारा, है ना, भारत के उत्तर में पूर्व से पश्चिम तक विस्तृत जो हमारा हिमालय है, ये भारत को एक उपमहाद्वीपीय जो संज्ञा प्रदान करता है। चूँकि इसके कारण क्या होता है, भारत की, अब भारत जो है वह दूसरे, या एशिया की हम बात करें, है ना, एशिया से अलग एकदम कटा हुआ महसूस होता है। यदि आप देखेंगे, है ना, आपको स्पष्ट नजर आएगा कि भाई मैप में यदि आप देखेंगे कि जो हिमालय है, इसकी आकृति के कारण क्या हुआ है, इतने जो क्षेत्र हैं हमारे, यानी पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत, ये आपको अलग एक आकृति बनाते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप। और भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कितने देश आते हैं, तो 5।
कौन कौन से मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप एक बार फिर से इसे क्या करें, नोट कर लें व्यवस्थित तौर पे। यदि आपने नोट नहीं किया हुआ है तो इसका प्रारंभ करते हैं। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब होता क्या है कि भाई हमें ये एक मोटे तौर पर ज्ञान हो गया कि भाई कौन है ऊपर की ओर, हिमालय है। अच्छा, एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट होगी हमारे लिए वो होगी एक नदी। निश्चित तौर पर आपको समझ में आ रहा होगा अगर आपने थोड़ा बहुत भी अध्ययन किया हुआ है। ये हमारा क्षेत्र है तिब्बत। तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट, है ना, सानुख्या बाब हिमनद कह दें या चेमा युंगटुंग ग्लेशियर के निकट से एक नदी निकलती है, सिंधु नदी, और यह भारत के लेह और कारगिल या ये कहें कि लद्दाख वाले सेक्शन से होते हुए, है ना, मैं इसे दूसरे कलर से दर्शाता हूँ, लद्दाख वाले क्षेत्र से होते हुए यह नदी, है ना, और कहाँ चली जाती है तो पाकिस्तान में जाती है। पाकिस्तान में यह कराची के निकट, कराची जो है पाकिस्तान का एक प्रमुख तटीय शहर है, एक बंदरगाह भी है कराची, है ना, ठीक है। तो कराची के निकट यह अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी भी हमारे नामकरण में दोस्तों महत्वपूर्ण होने वाली, इसलिए हमने इसको पहले ही समझ लिया, है ना। अब आइए दोस्तों हम बात करते हैं अपने भारत के नामकरण की। तो सबसे पहले आपने नोट किया क्या, भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत 5 देश हो गए। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं भारत के नामकरण की। यदि नामकरण की बात करें तो देखिए नामकरण में भी हमें, वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, होते ही हैं 100%, आपका भी कुछ नाम होगा, आपके जो है रिलेटिव ने भी कुछ रखा होगा, है ना। देखिए तो भारत के नामकरण की यदि हम बात करें तो जैसा कि अभी हमने देखा कि उपमहाद्वीप का आंकड़ा हमारा जो एक डाटा हमें मिल रहा है वो कितना है, 5 देश भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित हैं, या भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत 5 देश आते हैं। ठीक ऐसे ही नामकरण में हमें मुख्य तौर पर, नामकरण में हमें क्या मिला, यहाँ से हमें एक छोटी सी एक ट्रिक मिल रही है ना, कि भाई नामकरण के यदि हम बात करें तो प्रमुख रूप से 5 नाम हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 आर्यवर्त या ब्रह्मावर्त, नंबर 2 भारत, नंबर 3 इंडिया, नंबर 4 हिंदुस्तान, नंबर 5 जम्बूद्वीप। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं कि आखिर हम समझते हैं कि कैसे भारत के ये नाम क्रमशः पड़े, है ना। तो सबसे पहले यदि हम बात करें आर्यवर्त या ब्रह्मावर्त की, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं भारत की यदि हम बात करें तो भारत के 2 भाग हैं, है ना। कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसको हमने अपने पिछले लेक्चर में प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है कि कर्क रेखा क्या, कैसा, कहाँ से गुजरती है। तो यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारे पिछले लेक्चर में जाकर के कर्क रेखा और मानक समय रेखा को भी व्यवस्थित तौर पर समझ सकते हैं दोस्तों। इसके बाद यदि हम बात करें कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा भारत को लगभग, है ना, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत को, जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। वे क्रमशः क्या है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा, है ना। ठीक है, तो कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। यदि उत्तरी भारत की बात करें दोस्तों, तो उत्तरी भारत में हमारे प्राचीन समय में, ठीक है, प्राचीन समय में उत्तरी भारत में आर्य निवास करते थे। तो चूंकि आर्यों का निवास स्थल उत्तरी भारत था, ठीक है, और उत्तरी भारत में आर्य निवास कर रहे थे, तो इन्हीं आर्यों के नाम पर ही, इन्हीं आर्यों के, आप इसे नोट जरूर कीजिएगा, ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यदि हम बात करें उत्तरी भारत की, तो उत्तरी भारत में आर्य निवास कर रहे थे, और इन्हीं आर्यों के निवास करने के चलते, या इन्हीं आर्यों के नाम पर, या इन्हीं आर्यों के कारण भारत का नाम आर्यावर्त कहलाया। ठीक है, भारत का नाम आर्यावर्त क्यों कहलाया या ब्रह्मावर्त क्यों कहलाया, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि हमारे उत्तर भारत में निवास करने वाले आर्य थे, है ना, सबसे प्राचीन समय में। तो आर्यों के नाम पर ही भारत का नाम क्या कहलाया, आर्यावर्त कहलाया। साथ ही इसे ब्रह्मावर्त भी कहा गया। फिर दोस्तों यदि हम बात करें भारत की, है ना, अगला हमें जो दूसरा नाम मिल रहा है वह है हमारा कौन, भारत। यदि हम भारत की बात करें कि भारत नाम कैसे हुआ, जिसे हम व्यवस्थित, यदि हम आज के दौर की बात करें तो निश्चित तौर पे भाई मैंने भी जब से जो है भारत को समझा, भारत को पढ़ा, भारत को जाना, तो हम यही जानते हैं कि हम इंडियन हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं। तो हमारे दिमाग में 3 ही नाम की छवि थी। इसके अलावा दोस्तों 2 नाम और हैं, जैसा कि हमने देखा आर्यावर्त या ब्रह्मावर्त, और दूसरा हमारा मिलेगा कौन हमें, जम्बू द्वीप। तो भारत की यदि बात की जाए दोस्तों कि भारत का यह नाम पड़ा कैसे, तो उत्तर भारत में निवास करने वाले आर्यों के ही एक शक्तिशाली राजा हुए, राजा भरत। राजा भरत के नाम पर, राजा भरत के नाम पर, राजा भरत कौन थे, आर्यों के शक्तिशाली राजा। ठीक है, आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत। हालांकि देखिए पुस्तकों में आपको अनेकों प्रकार के फैक्ट मिलेंगे, है ना। कुछ पुस्तकें कहेंगी कि भाई पुराणों में ये नाम मिला, तो देखिए वास्तव में यह है कि भाई लगभग सभी नामों का उल्लेख आपको पुराणों में मिलेगा, सिवाय 2 नामों के, वह है हमारा इंडिया और हिंदुस्तान।
इसका कारण क्या है वो मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा कि ये नाम कैसे पड़े, है ना। तो फिलहाल तो आप देखिए कि जब बात आए आपके सामने एक ऑप्शन हो कि बिल्कुल क्लियर कि राजा भरत के नाम, है ना, तो आप उसको टिक कर दीजिए। मान लीजिए यदि राजा भरत का नाम ऑप्शन पे है ही नहीं, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में है पुराण, कि पुराणों में ये उल्लेख मिला, तो आप क्या कीजिए, आप पुराणों को टिक कर दीजिए, है ना। हमें तो भाई देखिए, हमारा विद्यार्थी होने के बाद हमारे दो मकसद होने बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे दो एम होने चाहिए। जब हम आखिर कहीं ना कहीं हमें करना क्या है भाई, हमें तो अपने प्रतियोगी परीक्षा में अपने दुश्मनों को हराना है। दुश्मन मतलब हमारे क्वेश्चन, भाई हमें अपने क्वेश्चनों से जंग लड़नी है ना। तो हमें वहाँ पे ये नहीं देखना है कि बस ऑनलाइन परीक्षा है जाकर के उस लैपटॉप को पटक के फोड़ दो कि साला ये तो गलत आंसर बता रहे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं कि ऑप्शन गलत है, बिल्कुल नहीं भाई। ऑप्शन गलत होगा तो उसका निर्धारण बोर्ड करेगा, आयोग करेगा, नॉर्मलाइजेशन होगा या डिलीट किया जाएगा, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं बहुत सारे एग्जामों में ऐसा देखने मिलता है ना। हमारा तो मकसद ये होना चाहिए कि भाई हमें उन 4 ऑप्शन में ही किसी भी प्रकार से अपने आंसर तक पहुंचने की जो है हमारी अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, पहली बात। दूसरी बात, मान लीजिए यदि हम पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो अध्ययन में हमारी कैसी अप्रोच होनी चाहिए, तो हमारी अप्रोच 3 प्रकार से होनी चाहिए। पहली, यदि हमें किसी भी फैक्ट का कॉन्सेप्ट मिल रहा है तो हम उसको कॉन्सेप्ट से समझें। ठीक है, जैसा कि हमने देखा कि भाई भारतीय उपमहाद्वीप को यदि हम कॉन्सेप्ट से समझें तो निश्चित तौर पर हम म्यांमार को, अफगानिस्तान को और चीन को अलग कर सकते हैं। कैसे? हिमालय का विस्तार आप ले लीजिए। हिमालय के विस्तार ने क्या किया, हिमालय की गोद पर ही, हिमालय के गोद पर स्थित कौन, नेपाल और भूटान। तो नेपाल भूटान हमारे साथ हो गए, तो नेपाल भूटान भारत तो है ही, साथ में यदि हम बात करें बांग्लादेश, तो बांग्लादेश भी हमारा क्षेत्र था अखंड भारत में। पाकिस्तान का जब विभाजन नहीं हुआ था तो हमारा पाकिस्तान भी हमारे साथ में था कुल मिलाकर के, है ना। तो ये 5, यानी आपको यहाँ पे हल्का सा कॉन्सेप्ट मिला। तो जब बात कॉन्सेप्ट की हो तो कॉन्सेप्ट पहली अप्रोच। दूसरी बात, जब बात फैक्ट की हो, अब भाई इसमें कोई कॉन्सेप्ट आपका बहुत व्यवस्थित तौर पर हो सकता है ना चले, आपको उसको याद ही रखना पड़े। और तीसरी चीज़ होती है दोस्तों कुछ ट्रिक्स, कुछ तरीके, है ना। जैसा कि हम जब हम बात करेंगे किसकी, प्रमुख चैनल्स की, तो हम कोशिश करेंगे, चूंकि ये क्या है कि भूलता बहुत है ना, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसको कुछ ट्रिकों के सहारे याद रखें। तो विद्यार्थी जीवन के 2 महत्वपूर्ण, पहला कि हमें अपने ऑप्शन तक पहुंचना ही है, साम दंड दाम भेद एन केन प्रकारेण, हमें अपने ऑप्शन तक पहुंचना है। और दूसरा ये कि भाई पढ़ने की अप्रोच कुछ इस हिसाब से होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, नंबर 1 आर्यावर्त, आर्यों के नाम पर। नंबर 2 भारतवर्ष, राजा भरत के नाम पर। ठीक है, आर्यों के शक्तिशाली राजा राजा भरत के नाम पर भारत का नाम भारतवर्ष मिला। और नीचे स्टार लगा करके कि इन सभी मतलब ये 3 नामों, कौन कौन से, इंडिया और हिंदुस्तान को छोड़कर, इनका उल्लेख कहाँ मिला दोस्तों, तो इनका उल्लेख मिला हुआ है पौराणिक ग्रंथों में, पुराणों में। ठीक है, अब हम बात करते हैं, राजा भरत हो चुका है, अब हम बात करते हैं अपने जम्बू द्वीप की दोस्तों। तो जम्बू द्वीप की यदि बात की जाए, ठीक है, तो जैसा कि यदि आपने थोड़ा बहुत भी संस्कृत पढ़ी हुई है, और निश्चित तौर पर पढ़ी हुई है, 10वीं तक सामान्यता, है ना, चलती है, तो आप पाएंगे, यदि हम बात करें जम्बू की, तो जम्बू शब्द का अर्थ क्या है, जम्बू शब्द का अर्थ है जामुन। ठीक है दोस्तों, जामुन। तो जम्बू द्वीप जामुन, यानी इसका कारण क्या था आप देख सकते हैं, लगभग समझ में आ रहा होगा मोटे तौर पर, है ना। और नहीं आ रहा है तो आप देखिए वास्तव में हुआ क्या था। यदि हम बात करें अपने कुछ पौराणिक ग्रंथों की, विशेषतः बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, तो बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों में कुछ साक्ष्य ऐसे प्राप्त हुए हैं, उनमें इनका हमें उल्लेख मिला है कि भाई भारत तत्कालीन समय में, यानी उस समय पे भारत का जो क्षेत्र था वहाँ पर जम्बू द्वीपों की जो है अधिक पैदावार थी, अधिक जम्बू द्वीप थे, यानी जामुन, बहुत सारे वृक्ष थे जामुन के। तो ये एक कारण था कि उन पौराणिक ग्रंथों में जो है भारत के लिए एक नाम का उल्लेख किया गया, और वह नाम कौन सा था, तो जम्बू द्वीप। द्वीप जो है भारत का द्वीप इसलिए जोड़ा गया, उसका कारण ये था कि भाई भारत की आकृति कुछ हद तक द्वीपी भी है ना। हालांकि भारत की आकृति तो प्रायद्वीपीय है, लेकिन ठीक है, उन्होंने अपने समझ के अनुसार और अपने हिसाब से उन्होंने उसका उल्लेख किया तत्कालीन समय में, वो बिल्कुल सही था। तो भारत का हमें उल्लेख उस समय पे क्या मिला, उन ग्रंथों में जम्बू द्वीप। तो अभी तक हमने 3 देखे, नंबर 1 आर्यवर्त, नंबर 2 भारत और नंबर 3 पर जम्बू द्वीप। तो इसे आप नोट कीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों इंडिया या हिंदुस्तान की, इंडिया या हिंदुस्तान की। तो यदि हम इंडिया की बात करें दोस्तों, तो आप पाएंगे कि इंडिया जो है यह निश्चित तौर पर एक आपको इंग्लिश नेम लग रहा है कि भाई यहाँ से हमें, जैसे आर्यवर्त का जैसे आप सुनते हैं, जम्बूद्वीप जैसे आप सुनते हो, तो आपको एक भाव पैदा होगा कि भाई यह कौन सी भाषा है, तो निश्चित तौर पर यह संस्कृत भाषा की बात चल रही है। अब जैसे ही आपने इंडिया सुना, तो
इंडिया सुनते ही आपका दिमाग तुरंत क्लिक करेगा कि भाई बात कहाँ की चल रही है, लगभग एक इंग्लिश नाम की चल रही है। तो बात करें यदि दोस्तों हम इंडिया, ठीक है, इंडिया शब्द की, तो देखिए इंडिया शब्द की उत्पत्ति वास्तव में, इसे नोट कीजिएगा, इंडिया शब्द की, किस शब्द की, इंडिया शब्द की उत्पत्ति हमारे इंडोस से हुई है। इंडोस, इंडोस कहाँ का है, तो इंडोस वास्तव में ग्रीक शब्द है। इंडोस, दोस्तों माफ कीजिएगा अगर है ना इंग्लिश मिस्टेक हो तो, मेरी इंग्लिश क्या थोड़ा सा वीक है, हल्की सी, ज़्यादा नहीं। तो कहाँ का शब्द है ये, ग्रीक भाषा का शब्द है। हालांकि आपको तनाव नहीं लेना है, आप पाएंगे कि लगभग 95% जो भाषा का यदि आंसर आए कि भाई किस शब्द से उत्पत्ति हुई, तो उसका आंसर आपको ग्रीक ही मिलता है। उसका कारण क्या है मैं बताऊंगा किसी दिन, है ना, जब हम बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उस पर विशेष तौर पर चर्चा होगी। तो इंडिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, ग्रीक। अच्छा, अब ये ग्रीक वगैरह जैसे ही आप सुनते हैं आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं, पश्चिमी देशों की बात कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ की बात कर रहे हैं हम, पश्चिम की बात कर रहे हैं। तो पश्चिम के जो देश थे, है ना, देखिए आप इसे एक काम कीजिए, आप इसे ग्लोब के माध्यम से समझिए। आप पहले इसे नोट कर लीजिए इतने भाग को, फिर हम बात करते हैं इंडिया या जम्बूद्वीप, इंडिया या हिंदुस्तान की, है ना। आप इसे नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। देखिए तो ये शब्द की उत्पत्ति हमारी क्लियर है ना, और इंग्लिश नाम है ये भी क्लियर है हमारा लगभग। अब देखिए ये एक अच्छा प्रश्न है कि भाई शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो बोले इंडोस से हुई है। इंडोस कहाँ का है, इंडोस ग्रीक भाषा का है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए कि भाई इसे समझे कैसे। तो आपने पिछले लेक्चर में देखा हुआ है, हालांकि पृथ्वी थोड़ी सी चपटी हो गई, अंडाकार है ना, गोलाकार है, कोई बात नहीं, हम तो समझ रहे हैं। आपने भारत भी देखा, हमारा भारत कैसा बना हुआ है आज, है ना। उसका कारण है दोस्तों, आज हमने भारत को जो है छोटा इसलिए बनाया, और आपको भी ऐसे ही करना है, आवश्यकता अनुरूप जैसी ज़रूरत है वैसे हमें उसका ड्रॉ करना है मैप, है ना। आज हमें थोड़ा सा यहाँ पे कुछ बहुत सारी चीज़ों को दर्शाना हुआ था, इस कारण से हमने क्या किया हुआ है कि मैप को थोड़ा छोटा बनाया हुआ है आकार में। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, ये हमारी क्या है, मान लीजिए हमारा ये क्या है, ग्लोब, हमारी पृथ्वी। ठीक है, अच्छा हमने इसके पहले पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है भाई इसके पहले लेक्चर में, कि भारत की आकृति कैसी है, भारत की आकृति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। उत्तर पूर्वी मतलब बीचों बीच से गई हुई 0 डिग्री अक्षांश रेखा ने क्या किया, भारत को उत्तरी दक्षिणी में बांटा, और 0 डिग्री पूर्वी देशांतर या 0 डिग्री देशांतर ने भारत को, मतलब इस ग्लोब को पूर्व और पश्चिम में डिवाइड किया। तो भारत की स्थिति कैसी है, उत्तर पूर्वी। ठीक है, भारत की स्थिति कैसी है, उत्तर पूर्वी। ठीक है, अब देखिए आप जितनी भी, यदि हम बात करें मुख्य तौर पर हम बात करें यूरोपीय कंट्रीज की, किसकी, यूरोप की, तो यूरोपीय कंट्रीज के लिए तो भारत पूर्व में हुआ, यानी भारत के लिए वो कंट्रीज कहां पर हुई, पश्चिम में हुई। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, यदि हम बात करें तत्कालीन समय में, हालांकि हम वर्तमान में भी देखें तो किसी भी प्रकार के आवागमन के लिए, चाहे वह आवागमन किसी भी चीज़ के लिए हो रहा हो, आपके व्यापार के मसले से हो या आपका टूरिज्म हो, पर्यटन हो, आपका घूमना फिरना हो दोस्तों, तो आप पाएंगे कि जो ये साधन संसाधन हैं आपके आवागमन के लिए, आप अपने, मान लीजिए आप कहीं पर भी जाना चाह रहे हैं तो आवागमन के लिए आपके पास 3 प्रकार के साधन हो सकते हैं। नंबर 1 भाई वायु वाले साधन हो सकते हैं, नंबर 2 जल मार्ग हो सकता है, या वायु मार्ग या जल मार्ग या स्थल मार्ग। अब दोस्तों तत्कालीन समय में, उस समय पे वायु मार्ग तो था नहीं, है ना भाई, रेलगाड़ी नहीं थी, रेलगाड़ी अभी आई, बताइएगा आप रेलगाड़ी कब आई। ठीक है, भारत में भी और विश्व में भी। ठीक, मैं हिंट दे सकता हूँ आपको थोड़ा सा कि सबसे पहले कहाँ पर, चलिए ठीक है आप ऑप्शन पे ही बताइएगा। ठीक है, चलें तो सॉरी कमेंट पे ही बताइएगा, है ना। तो हम बात करें यदि, देखिए उस समय पे भाई ना स्थल के ठीक ठाक आपके पास क्या थे, मार्ग थे, ना ही जल ना ही वायु, फिर भी लोग, वायु का तो कोई था ही नहीं, लोग कहाँ से आ जा सकते थे, या तो स्थल से या तो जल से। अच्छा जल से भी लोग घबराते थे, क्यों घबराते थे, क्योंकि भाई जलमार्ग की खोज ही नहीं हुई थी, पता चले निकल गए लेकर के नाव, अब कोई किनारे ही नहीं मिल रहा है, समझ रहे हो मेरी बातों को। ठीक है, तो बात आई कहाँ की कि लोग कहाँ से आते जाते थे, ज़्यादा किसका यूज़ कर रहे थे, तो लोग यूज़ करते थे किसका, स्थल का, विभिन्न प्रकार के जानवरों के माध्यम से। और मुख्यतः कारण इसके 2 या 3 होते थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कारण था या तो युद्ध के द्वारा क्षेत्र विस्तार करना, या फिर किसी पड़ोसी के साथ हमारा क्या करना, व्यापार वगैरह, या अपने जो है संबंध बहुत अच्छे करना, मजबूत करना। ठीक है, तो दोस्तों क्या हुआ कि ये जो पश्चिम वाले देश हैं, या जो यूरोपीय कंट्रीज हैं हमारी, है ना, यूरोप की पश्चिम वाले, ये लोग क्या किए कि भाई भारत आने स्टार्ट किए। अब भारत आने के क्रम में क्या होगा, आप पश्चिम से आ रहे हैं, आपके सामने पूर्व में क्या है, भारत, तो भारत के तो पश्चिम में हो आप, तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी नदी है, कौन सी नदी,
सिंधु नदी। तो दोस्तों जब इनने क्या किया कि ये जब आए और इन्होंने देखा सिंधु नदी को, ठीक है, एक नदी को इन्होंने देखा और लोगों से जानकारी ली कि भाई ये कौन सी नदी है, उन्होंने बोला सिंधु, ठीक है, उनने क्या बोला, सिंधु। तो सिंधु का उच्चारण दो ऐसे देश हुए, दो ऐसे देशवासी हुए। नंबर 1, एक मिनट दोस्तों, है ना, आप थोड़ा सा क्या है, हमारे पास जगह की कमी हो रही है, ठीक है। देखिए दोस्तों, दो ऐसे देश हुए। नंबर 1 पर कौन, ईरान, और नंबर 2 पर यूनान। इन दोनों ने सिंधु नदी का, चूंकि आज पश्चिम साइड से सिंधु नदी पहले पड़ी, भारत से पहले कौन पड़ी, सिंधु नदी, ठीक है। तो इन्होंने सिंधु नदी को जो है, सिंधु के नदी का नाम हम यहां पे लिखते हैं। आपको भी नोट्स लगभग सेम ही बनाने हैं, है ना। लगभग क्या होता है, लगभग तो बस कहने को होता है ना, ठीक है, बनाने ही है, बिल्कुल बिना नोट्स के पढ़ाई नहीं होती। यदि हम बात करें सिंधु की, देखिए सिंधु के सा का उच्चारण ईरानियों ने क्या किया, हा किया। लिख लीजिए, इसको लिख लीजिएगा आप, है ना, विशेष तौर पर लिखिएगा, स्टार लगा के मेंशन कीजिए कि ईरानियों ने सिंधु के सा का उच्चारण हा किया और इस नदी को क्या कहा, हिंदू नदी कहा। अब आप खुद सोचिए कि कोई व्यक्ति, कोई क्षेत्र के निवासी यदि क्या कर रहे हैं कि किसी अगले क्षेत्र के लिए किसी नदी के आधार पर उस नदी के मतलब उसके शब्द का जो उच्चारण है, जो प्रोनाउंसिएशन है, उसको ही परिवर्तित कर रहे हैं। यानी सिंधु के सा का उच्चारण हा किया, अर्थात सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा, तो निश्चित तौर पर उन्होंने उसके पार के जो क्षेत्र है उसको उन्होंने क्या कहा, तो हिंदुस्तान कहा, और हिंदुस्तान में निवास करने वाले निवासियों को हिंदुस्तानी कहा है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे हुआ भारत का हिंदुस्तान नामकरण। ठीक ऐसे ही यदि हम बात करें यूनान की, यूनान एक जो कंट्री है, यह भी हमारे कहाँ पर स्थित है, तो हमारे भारत के पश्चिम में। ये भी जब आए हमारे यहाँ पर तो इनको कौन सी नदी मिली, निश्चित तौर पर सिंधु नदी मिली, और इन्होंने सिंधु नदी को इंडस कहा। क्या कहा दोस्तों, इंडस। जैसा कि हम जानते हैं सिंधु नदी का इंग्लिश में नाम क्या है, इंडस। सिंधु नदी को हम क्या कहते हैं, इंडस, ठीक है। तो यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस कहा, और निश्चित तौर पर ठीक बिल्कुल ऐसे ही प्रोसेस, कैसी, जैसे इन्होंने हिंदू कहा, हिंदू के बाद इन्होंने क्षेत्र को क्या कहा, हिंदुस्तान कहा, और निवासियों को कहा, क्या कहा, क्षेत्रवासियों को क्या कहा, तो हिंदुस्तानी कहा। ठीक ऐसे ही दोस्तों यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस कहा, और उसके पार के क्षेत्र को इंडिया कहा, और उसमें रहने वाले निवासियों को इंडियन कहा। तो इस तरीके से दोस्तों भारत के इतने 5 नामकरण हुए। आप इसे नोट कर लीजिए प्रॉपर तरीके से। मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल कर रहा हूँ एकदम शॉर्ट में, तो आप इसे लिख लीजिए, है ना, समझिए। भारत का जो है भारत की उपमहाद्वीपीय आकृति की भी हम बात करें तो उपमहाद्वीप में 5, ठीक ऐसे ही नामकरण मुख्य तौर पर 5। उसमें सबसे पहले कौन सा दोस्तों, आर्यवर्त या ब्रह्मावर्त, फिर उसके बाद जम्बूद्वीप, भारत, इंडिया और हिंदुस्तान, जो कि क्रमशः कैसे हुआ, आर्यवर्त आर्यों के नाम पर, भारत राजा भरत के नाम पर, फिर बात करें जम्बूद्वीप, तो जम्बूद्वीप कहाँ पर हमको मिला दोस्तों, तो बौद्ध और जैन ग्रंथों में, बौद्ध और जैन ग्रंथों में, इसको लिख लीजिएगा, बौद्ध और जैन ग्रंथों में। फिर बात की जाए यदि किसकी, इंडिया और हिंदुस्तान की, तो आप देख सकते हैं कि ईरानियों ने, किसने, ईरानियों ने क्या कहा, हिंदुस्तान कहा, और यूनानियों ने क्या कहा, इंडस कहा या इंडिया कहा। ठीक है, अब देखिए इसको याद रखने का एक तरीका, यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट के साथ साथ थोड़ा सा ट्रिक की भी आवश्यकता है, क्योंकि क्या होता है भूलता बहुत तेजी से है। तो यदि हम बात करें कि हम याद कैसे रखें, तो आप याद रखिएगा, ई ने ई नहीं कहा, ई ने ई नहीं कहा, यानी कि ईरानियों ने इंडस नहीं कहा, इंडिया नहीं कहा। ईरानियों ने क्या कहा, अगर ई नहीं कहा तो स्वाभाविक सी बात है इन्होंने क्या कहा, हिंदुस्तान कहा। तो ई किसने कहा भाई, यूनानियों ने किया। क्लियर है बातें, ठीक है, डन। ठीक, आप इससे बढ़िया एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और जो आपको नोट करनी है ना, वो ये कि भाई भारतीय संविधान की यदि हम बात करें तो भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1 भाग 1 अनुच्छेद 1 में इंडिया अर्थात भारत का उल्लेख मिलता है। तो ये भी आपको जो है मेंशन कर लेना है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अपने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं की। रेखाएं जैसा कि आपने इसके पहले भी पढ़ा होगा, सुना होगा, है ना। जैसे मुख्य रेखाओं की यदि हम बात करें तो पाकिस्तान के साथ हमारी कौन सी रेखा है, हमारी सीमा रेखा पर जो एक अंतर्राष्ट्रीय रेखा है वह है रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। ठीक ऐसे ही यदि हम बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान में आपको एक रेखा मिलेगी, कौन सी, डूरंड रेखा, है ना। यदि हम बात करें चीन के साथ, तो चीन के साथ दोस्तों हमें कौन सी मिल रही है, मैकमोहन रेखा, है ना।
आप देख सकते हैं मैप में हमने इसको दर्शाया हुआ है, और आपको भी जो है मेंशन करने की कोशिश करना है, दर्शाना है अपने एक मैप पे। मैप जरूर बनाइए, बिना मैप के अध्ययन नहीं हो पाता है ना भाई, वो तो फिर रटना हो गया। बिना मैप के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो तो आप रट रहे हैं ना। देखिए तो अपन बात स्टार्ट करते हैं रेड क्लिफ रेखा के साथ। रेड क्लिफ रेखा आप देख सकते हैं, देखिए हमने जो मैप में रेड कलर से ये प्रदर्शित किया हुआ है, ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये क्या है, ये है अपनी रेड क्लिफ रेखा। अच्छा, रेड क्लिफ रेखा वास्तव में आप देखेंगे तो उस समय पे, तत्कालीन समय में जब रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया तो वह भारत के दोनों ओर आपको मिलेगा, यानी पूर्व साइड पे भी और पश्चिम साइड पे भी। तो इसके विषय में अपन देखना स्टार्ट करते हैं। प्रश्न कैसे बनेंगे, सबसे पहले एक ये महत्वपूर्ण बात है, तो प्रश्न बनेंगे कि इसका निर्धारण कब किया गया, क्यों किया गया, है ना। क्यों तो हमारे समझ के लिए है, तो कब किया गया, किसके द्वारा किया गया, और इसके निर्धारण के बाद यदि हम बात करें वर्तमान में तो इसकी कुल लंबाई कितनी है, एक प्रश्न ये भी हो सकता है। साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न और हो सकता है, बाकियों के साथ नहीं होगा, इसके साथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान तो भाई हमारे लिए है ही मेन मुद्दा, है ना। तो बात करें यदि हम, तो कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हमारे इस पड़ोसी मुल्क के जो है इस रेड क्लिफ रेखा के साथ में है, ये संबद्ध हैं, तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसको अपन, है ना। रेड क्लिफ रेखा, आप अपना टॉपिक क्या बनाएंगे, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं, ठीक है, और वो भी किसके संदर्भ में, भारत के संदर्भ में। हम विश्व में अभी नहीं पढ़ रहे हैं, विश्व हम पढ़ेंगे विश्व भूगोल के अंतर्गत। तो यदि हम बात करें रेड क्लिफ रेखा की, रेड क्लिफ रेखा की, तो रेड क्लिफ रेखा में आप देखिए सबसे पहले बात ये आती है भाई कि इसके निर्धारण की आवश्यकता क्यों हुई, ठीक है, सबसे पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। दूसरी चीज़, कब किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके निर्धारण की आवश्यकता वास्तव में दोस्तों होने का जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण था वो था भारत और पाकिस्तान का विभाजन। असल में हुआ क्या था, क्या कैसा था, इसको अपन पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास के अंतर्गत, ठीक है, उसकी बहुत अच्छे तरीके से हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे तो हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठा करके आगे बढ़ जाएं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान का, चूंकि भारत और पाकिस्तान वाली बातें हैं, तो थोड़ा सा दो नज़र देख ही लेते हैं, 2 मिनट एक आध नज़र, है ना। तो हम पाते हैं कि इसका कारण क्या था, इसका कारण था भारत पाकिस्तान का विभाजन। ये एक महत्वपूर्ण कारण था, मूल कारण यही था। महत्वपूर्ण तो ठीक है, मूल जो बिल्कुल बुनियाद है, अब जो कि मूल है तो महत्वपूर्ण है ही, ठीक है। अच्छा, भारत पाकिस्तान का विभाजन, भारत पाकिस्तान के विभाजन से ही आपकी जो है एक चीज़ और क्लियर हो जानी चाहिए। वो क्या क्लियर होना चाहिए, वह निश्चित तौर पे कि भाई कहीं ना कहीं बात किसकी आ रही है, ब्रिटिश भारत के विभाजन की, ब्रिटिश भारत के विभाजन की। ब्रिटिश भारत जो है, देखिए हुआ क्या था, ब्रिटिशर्स के ऊपर इतना दबाव था प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, कि उन्हें भारत को आज़ाद करना ही था, वैश्विक स्तर पर दबाव इतना ज़्यादा था। तो अब जब चूंकि उन्हें आज़ाद करना था, साथ ही मुस्लिम लीग का गठन हो चुका था, है ना, उन्होंने डिमांड रख दी थी कि भाई हम क्या चाह रहे हैं, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हमारा कर दीजिए, है ना। तो ब्रिटिशर्स तत्कालीन समय में करते क्या, तो उन्होंने जो रियासतें वगैरह थी उनके सामने उन्होंने ऑप्शन रखे कि भाई आप या तो स्वतंत्र रहें या भारत में या पाकिस्तान में सम्मिलित हो जाएं, है ना। और दूसरी चीज़, भारत पाकिस्तान के मध्य उन्होंने ये सोचा कि हम एक काम करते हैं, एक रेखा का निर्धारण करते हैं, और इस रेखा के निर्धारण के लिए, रेखा मतलब डिवाइड, एक पार्टीशन करते हैं, विभाजन करते हैं, है ना, दोनों के लिए अलग अलग क्षेत्र की जो है एक निर्धारण कर देते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कतें आगे ना हो, है ना, भौगोलिक तौर पर भी। तो बात की जाए यदि कि उस समय पे इन्होंने जिम्मेदारी किसे दी, तो इसके लिए इन्होंने एक कमीशन बनाया जिसको कहा गया बॉर्डर कमीशन। ब्रिटिश भारत के दौरान ब्रिटिशर्स ने एक कमीशन बनाया जिसको कहा गया बॉर्डर कमीशन। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, सीमा आयोग, है ना। एक इन्होंने कमीशन बनाया सीमा आयोग, और इस सीमा आयोग के जो अध्यक्ष थे, अच्छा इसकी जिम्मेदारी क्या थी, सीमा आयोग की जिम्मेदारी थी भाई हिंदू और मुस्लिम के आधार पर, हिंदू और मुस्लिम के आधार पर 2 प्रांत आप देख सकते हैं। पहला प्रांत देखिए मैप में आप स्पष्ट तौर पर समझिए, ये आपका उस समय पे पंजाब जो है पूरा ये था पंजाब, है ना, आप ये देख सकते हैं, ये पंजाब वाली बातें होगी। हालांकि मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया मैप के अनुसार, है ना, मैप छोटा है। और ये वाला जो क्षेत्र था दोस्तों, ये था आपका कौन, बंगाल प्रांत। ये पूरा का पूरा बंगाल था, और ये कौन था, पंजाब प्रांत। अच्छा, ये दोनों प्रांत ऐसे थे जहां पर हिंदू और मुस्लिम बाहुल्य थे। दोनों क्षेत्र में हिंदू भी बढ़िया मात्रा में थे, बढ़िया संख्या में थे, और ठीक ऐसे ही यदि हम बात करें बंगाल की, तो बंगाल में भी हिंदू मुस्लिम एक अच्छी खासी तादाद में, एक अच्छी खासी संख्या में थे। तो अब भाई जिम्मेदारी दी गई किसको, बॉर्डर कमीशन को। और बॉर्डर कमीशन में एक अध्यक्ष थे, और उन अध्यक्ष का जो नाम है वह है
रेडक्लिफ, रेडक्लिफ, सर रेडक्लिफ, सिरिल रेडक्लिफ, ऐसा कुछ नाम। आप तनाव मत लीजिएगा। देखिए क्या है, जरूरी नहीं कि हम पूरा ही नाम याद रखें। अब जैसे यहाँ की बात करें कि हेनरी मैकमोहन, भाई क्या आवश्यकता है, आपका मैकमोहन से काम बन रहा है, आप आगे बढ़ें। समझ रहे हैं बातों को, ठीक है, क्लियर है। तो बॉर्डर कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? रेडक्लिफ। और इनको जिम्मेदारी दी गई कि आप क्या काम करें, आप पंजाब और बंगाल में हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर क्या करें, एक रेखा का निर्धारण करें, एक बंटवारा करें, ठीक है। उसी क्रम में दोस्तों 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में, ठीक है, यह वह तिथि है जब इस रेखा का निर्धारण माना जाता है कि भाई इस दिन इस तिथि को इस रेखा का निर्धारण हुआ। वास्तव में रेखा का निर्धारण तो पहले ही हो गया था, अब रातों रात तो हो नहीं जाता है कुछ भी चीज़ें, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। तो निर्धारण हो चुका था, लेकिन उस पर मोहर लगी कब? तो 14 और 15 अगस्त 1947 की रात्रि को। क्लियर है बातें, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन ये हुआ भाई कि इसके निर्धारक कौन थे, निर्धारण करने वाले, वो वास्तुकार कौन है रेखा का? तो वो व्यक्ति कौन है? रेडक्लिफ, सर रेडक्लिफ। आप तो बस ऐसे ही याद रखें, ठीक है, सर रेडक्लिफ। ये आपके दो हो गए। तीसरा कि भाई इस रेखा की यदि हम लंबाई की बात करें, इसकी किसकी बात करें? लेंथ की बात करें, लेंथ। तो इसकी लेंथ कितनी है, ये एक प्रश्न हो सकता है, बढ़िया प्रश्न हो सकता है। तो इसकी लेंथ है 3310 किलोमीटर। जबकि दोस्तों भारत और पाकिस्तान की सीमा कितनी किलोमीटर की है? तो भारत और पाकिस्तान की सीमा है 33-23 किलोमीटर की। 33-23 में से 33-10 किलोमीटर क्या है? रेडक्लिफ रेखा है। अच्छा, फिर यदि एक और क्वेश्चन की हम बात करें कि भाई अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है हमारा, तो अगला एक और प्रश्न यहाँ से हो सकता है। वह प्रश्न है हमारा कि भारत के कितने राज्य और कितने केंद्रशासित प्रदेश इस रेखा से संबद्ध हैं। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर पंजाब, उसके बाद JNK और एक और कौन? हमारा लद्दाख। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। कितने हैं? तो आप पाएंगे 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। हालांकि कुछ बुकें साक्ष्य देती हैं, कहती हैं कि लद्दाख जो है टच नहीं है, ऐसा नहीं है। आप इसको नोट कीजिएगा, देखिएगा, ठीक है। 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या हुआ भाई? तो इस रेडक्लिफ रेखा को लेकर के, रेडक्लिफ रेखा से हमने ये पाया कि रेडक्लिफ रेखा ने क्या किया? ब्रिटिश भारत को 2 भागों में बांटा। अब इस 2 भागों को यदि हम अच्छे तरीके से देखें तो नंबर 1 कौन सा क्या होगा? तो नंबर 1 पर हुआ भारत का पश्चिमी क्षेत्र और नंबर 2 पर हुआ भारत का पूर्वी क्षेत्र। इसको भी बांटा है ना। यहाँ भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था और यहाँ भी। तो ये दोनों क्षेत्र क्या हो गए? पाकिस्तान के, ठीक है। इसे कहा गया पश्चिमी पाकिस्तान और इसे कहा गया पूर्वी पाकिस्तान। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट कीजिएगा अपने तरीके से। भाई आप लिखिए ब्रिटिश भारत, फिर आप 2 एरो बनाइए, ठीक है। अच्छा एक काम कीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे का आपको बताता हूं। देखिए, यदि हम बात करें ब्रिटिश भारत की, तो ब्रिटिश भारत क्या हुआ? रेडक्लिफ रेखा के बाद 2 भागों में बटा, ठीक है। रेडक्लिफ रेखा के निर्धारण के बाद जो है, तो सबसे पहला कैसा क्षेत्र हुआ? पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी पाकिस्तान प्लस पश्चिमी पाकिस्तान प्लस भारत। और इस साइड क्या हुआ? पूर्वी पाकिस्तान प्लस भारत। भारत बीचों बीच में है ना, पश्चिम पूर्व। अच्छा, फिर देखिए इसे लिखने का कारण क्या है, आप समझ सकें कि भाई आगे की स्थिति क्या है। उसको तो हम पढ़ेंगे ही आधुनिक भारत में, आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे कि कैसे कैसे बांग्लादेश का उदय हुआ। लेकिन अभी एक मोटे तौर पर दोस्तों यही पूर्वी पाकिस्तान आगे चलकर, यानी ये कब की बात है ऐसे 2 भागों में बंटना? ये बात है 1947 की। 1947 से लेकर के बांग्लादेश के उदय तक। बांग्लादेश का उदय कब हुआ? 26 मार्च 1971। अभी आपकी जिम्मेदारी है कि आप बताएं, कमेंट में आप बताइएगा कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है, कैसा है ना, किसके द्वारा रचित है। तो देखिएगा 26 मार्च 1971 को क्या हुआ? बांग्लादेश अस्तित्व में आया, बांग्लादेश का उदय हुआ, ठीक है। अच्छा, तो हमने ये देखा कि भाई 1947 से 1971 तक क्या था? पूर्वी पाकिस्तान था। कुछ उनके मसले थे, उसकी चर्चा अपन करेंगे किसी दिन। अब यहाँ से और प्रश्न क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? तो एक तो आप ये लिख लीजिए कि यही चीज़ आगे चल करके क्या हो गई, है ना, पूर्वी पाकिस्तान ही आगे चल करके क्या हुआ? आपका बांग्लादेश हो गया। एक बात। दूसरी बात, बांग्लादेश की राजधानी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे पाकिस्तान की राजधानी इंपॉर्टेंट है। यदि हम बात करें पाकिस्तान की राजधानी की, तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। और यदि बात करें हम किसकी? बांग्लादेश की राजधानी की, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका,
ये आप क्वेश्चन, ये जो फैक्ट है इनको आप नोट कीजिएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि रेडक्लिफ रेखा की यदि बात करें तो रेडक्लिफ रेखा भारत, मूलतः भारत है ना, भारत और पाकिस्तान के मध्य है, नंबर 1। नंबर 2 पर कि भाई रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किसने किया, इसके वास्तुकार कौन थे, तो सर रेडक्लिफ थे। तत्कालीन समय पर रेडक्लिफ कौन थे, तो रेडक्लिफ ब्रिटिश भारत के अंतर्गत एक कमीशन का गठन किया गया था, बॉर्डर कमीशन, उसके अध्यक्ष थे। फिर हम यदि बात करें अगला प्रश्न की रेडक्लिफ रेखा की टोटल लेंथ कितनी है, तो 3310 किलोमीटर है। अगला हमारा प्रश्न हो सकता है रेडक्लिफ रेखा को लेकर के कि कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश। तो लगभग हमने सब कुछ समझा, इसे आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे आप नोट कीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं आगे की रेखाओं की। अब दोस्तों हम बात करते हैं रेडक्लिफ के बाद अगली हमारी जो रेखा है जो महत्वपूर्ण है, जहाँ से प्रश्न बनता है, तो वह है डूरंड रेखा, जो कि कहाँ पर है, अफगानिस्तान और भारत। ठीक है, देखिए ये जो क्षेत्र है आपका, ठीक है, ये आपका कौन सा हो गया, आपका अफगानिस्तान वाली। तो ये जो रेखा है, ये रेखा है हमारी कौन सी रेखा, डूरंड रेखा। ये हमारी रेखा कौन सी थी, रेडक्लिफ रेखा थी, है ना। ठीक है दोस्तों, ठीक। देखिए अच्छा, रेडक्लिफ रेखा तो 2 जगह पर थी, बांग्लादेश में भी थी, लेकिन इस रेखा को बांग्लादेश के जो है उदय के बाद, या बांग्लादेश का जब निर्माण हुआ 1971 में, उसके बाद इस रेखा को कहा गया परिचालन शून्य रेखा। ठीक है, बांग्लादेश के साथ जो रेखा उसको क्या कहा गया, परिचालन शून्य रेखा। ठीक, अच्छा ठीक है, हम उसे नोट करते हैं। इसके पहले आप देखिए, अभी फिलहाल तो सबसे पहले नंबर 1 पर हमने देखा रेडक्लिफ, अब हम चर्चा कर रहे हैं किसकी, डूरंड रेखा की। तो डूरंड रेखा की यदि हम बात करें दोस्तों, तो डूरंड रेखा में सबसे पहली बात आएगी कि डूरंड रेखा किस किस राज्य के बीच में है, सॉरी किस किस देश के बीच में है डूरंड। देखिए तनाव मत लीजिएगा, कभी कभी यहाँ वहाँ के जो है ना शब्द निकल जाते हैं, अपन चाहते हैं देश बोलना, निकलता राज्य है, तो आप घबराइए नहीं, है ना। ठीक है, होता है, सबके साथ है, नॉर्मल है, मांस की जीभ है, फिसल जाती है ना। देखिए डूरंड रेखा की यदि हम बात करें तो डूरंड रेखा किस किस देशों के बीच में है, तो नंबर 1, अगर है का प्रश्न उठेगा, है, तो है का आंसर क्या होगा कि भाई वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य है। लेकिन तत्कालीन समय में जब उसको डूरंड रेखा का निर्धारण किया गया, ठीक है, अच्छा डूरंड रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया, तो स्वाभाविक सी बात है सर डूरंड द्वारा किया गया। यदि आप इसका नाम लिखना चाहते हैं दोस्तों, तो आप इसका नाम लिख सकते हैं हेनरी मार्टिमेर डूरंड, हेनरी मार्टिमेर डूरंड के द्वारा किया गया। ठीक है, वैसे तो मैं आपको सलाह दूंगा, आपका काम बन जाएगा, आप डूरंड भी याद रखेंगे तो, है ना। ठीक, तो वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य, तत्कालीन समय में जब इसका निर्धारण किया गया, ठीक है, किसके द्वारा किया गया, हेनरी मार्टिमेर डूरंड के द्वारा। तो उस समय पे किस किस के मध्य थी, तो अफगानिस्तान प्लस भारत। क्योंकि हुआ क्या था, जब इसका निर्धारण हुआ वह सन था 1896। हालांकि कुछ बुकें इसका 1893 देती हैं, लेकिन देखिए बात ये वही है, नेट में भी आपको हो सकता है 1893 ही मिले। भाई देखिए लूसेंट आपको 1896 दे रही है, सीधी सी बात है, स्वाभाविक सी बात है ना। ठीक है, अपन को सभी चीज़ों को लेकर के चलना होता है, तो भाई 1896 आप बढ़िया तरीके से दिमाग में रखें, 1893 भी रखें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सामान्यतः 1896 मिलेगा आपको। तो अफगानिस्तान और भारत की तत्कालीन समय में ये क्या थी, सीमा रेखा थी, इसका निर्धारण 1896 में हुआ था या 1893, अब आपकी इच्छा। मैं कहता हूँ चलो आपको दोनों भी नहीं लेना, तो आपको कम से कम एक यहाँ पे आपको एक क्लू मिलेगा कि बात किसकी चल रही है, 18, यानी बात किसकी चल रही है, 19वीं सदी की। यानी बात कब की चल रही है, 1947 के पहले की, अर्थात बात चल रही है ब्रिटिश भारत की या अखंड भारत की, उस भारत की जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था। तो निश्चित सी बात है, जब विभाजन नहीं हुआ था भाई, तो पाकिस्तान भी क्या था, भारत था, और जब भारत था तो रेखा किस किस के मध्य थी, भारत और अफगानिस्तान के मध्य। अच्छा, अगर हम बात करें डूरंड रेखा की, तो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है यहाँ पर कि पाकिस्तान को तो डूरंड रेखा विरासत में मिल गई। आखिर विरासत ही तो है ना, विरासत क्या है, विरासत में मिली हुई भाई, निश्चित तौर पर, है ना। पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ डूरंड रेखा विरासत में मिल गई। तो ये अपना दूसरा, है ना, यहाँ से पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भाई वर्तमान में किस किस के मध्य है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान, और तत्कालीन समय में किस किस के मध्य थी, तो अफगानिस्तान और भारत। यदि हम अभी वर्तमान की बात करें, तो वर्तमान में भी दोस्तों ये जो POK वाला सेक्शन है, POK, ठीक है, आप पाएंगे, देखिए LOC, इसकी चर्चा हमने पहले की हुई है ना। LOC का फुल फॉर्म क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। सन 1947 में रेडक्लिफ रेखा के साथ ही क्या हुआ, कुछ दिनों बाद पाकिस्तान में जो है हमारे इस क्षेत्र को, है ना, जम्मू कश्मीर, सॉरी वर्तमान में लद्दाख वाले क्षेत्र में क्या किया, पाकिस्तान ने अपना जो है अधिग्रहण कर लिया, और उसको हमने क्या कहा, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक है, तो इस वाले क्षेत्र में डूरंड रेखा लगभग 106 किलोमीटर की सीमा पर है, लेकिन विवादास्पद है वह एरिया,
ठीक है। तो हमने ये पाया कि भाई अभी मोटे तौर पर वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य में डूरंड रेखा है। ये हमारे हो गई दूसरी रेखा। इसके बाद दोस्तों हम चर्चा करते हैं थोड़ा और आगे मैकमोहन रेखा की। आप एक काम कीजिए, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे चर्चा है हमारी किसकी? मैकमोहन रेखा की। अच्छा, आप इसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों याद रखिएगा एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, इसी डूरंड रेखा को लेकर के, डूरंड रेखा वास्तव में हिंदू कुश पर्वत श्रेणी पर अवस्थित है। हिंदू कुश पर्वत श्रेणी, अच्छा ये क्या है हिंदू कुश पर्वत श्रेणी, कहाँ पर है? तो अफगानिस्तान में, है ना। अच्छा, ये है हिमालय का ही विस्तार। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर आप पाएंगे, अफगानिस्तान में आपको, है ना। पढ़ेंगे अपन इसको आगे आने वाले चैप्टरों में। फिलहाल तो आप नोट कर लीजिएगा कि यह हिंदू कुश पर्वत श्रेणी पर अवस्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों हम किसकी? मैकमोहन रेखा की। मैकमोहन रेखा, देखिए मैकमोहन रेखा की यदि बात की जाए, मैकमोहन रेखा, तो मैकमोहन रेखा किस किस के मध्य है? पहला क्वेश्चन नंबर 1, किस किस के मध्य है? भाई भारत प्लस चीन प्लस तिब्बत। हालांकि चीन जो है इसे मान्यता नहीं देता है, लेकिन फिर भी भारत प्लस चीन प्लस तिब्बत, ठीक है, आप देख सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि भाई मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य तो है, लेकिन एक प्रश्न और उठता है कि भारत और चीन के मध्य है तो भारत के किस राज्य से संलग्न है? तो भारत का वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है दोस्तों, इसे नोट कर लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, एक और प्रश्न ये उठता है कि इस रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया? तो मैंने आपको वैसे ही बताया, सबसे पहले एक हिंट दिया हुआ है कि जितनी भी ये रेखाएं हैं उन्हीं के नाम, इनके जो वास्तुकार है रेखा के, इनका जिन्होंने निर्धारण किया है उनके नाम पर ही क्या किया गया है, इन रेखाओं का नाम आपको मिल रहा है। जैसे रेडक्लिफ के द्वारा रेडक्लिफ, डूरंड के द्वारा डूरंड रेखा और मैकमोहन के द्वारा मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा का निर्धारण कहाँ पर किया गया? तो देखिए सिमला समझौता के अंतर्गत। कब? सिमला समझौता के अंतर्गत वर्ष 1914 में किया गया, 1914, ठीक है, 1914 में किया गया। और भारत, और अगला प्रश्न ये बनेगा भाई कि वर्तमान में भारत के किस राज्य और चीन के मध्य है? तो आप देखेंगे कि भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य है ये मैकमोहन रेखा। क्लियर हुई? तो ये 3 चीज़ें आपकी बिल्कुल डन। इसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है वो उठ सकता है इन्हीं रेखाओं को लेकर के कि भाई भारत और नेपाल की, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। तो अभी तक हमने 3 देखी, रेडक्लिफ भारत पाक, डूरंड अफगानिस्तान पाकिस्तान, उस समय पे अफगानिस्तान और भारत, फिर तीसरी मैकमोहन भारत चीन। अच्छा, इस मैकमोहन रेखा के निर्धारण के समय पर ही आपको LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, है ना, यानी कि ये अक्साई चीन वाला क्षेत्र वाला जो आपको मिल रहा है, ये भी उसी समय पर लगभग निर्धारण हो गया था। अच्छा, इसका पुनर्निर्धारण हुआ कब? 1962। इसका पुनर्निर्धारण कब हुआ LOC का? 1971, है ना। बाकी निर्धारण आपको मिलेगा उसी समय पर। फिर तो ये अपने 3 हुए मैकमोहन रेखा, किस किस के? भारत चीन और तिब्बत, है ना। भारत चीन आप मुख्य तौर पर याद रखिए। अगला हमारा प्रश्न है कि भाई भारत नेपाल की सीमा किस नाम से जानी जाती है? तो ये कहलाती है रेडक्लिफ लाइन। याद रखिएगा, ऑप्शन पर रेखा भी होगा, लाइन भी होगा। हालांकि लाइन का मतलब रेखा होता है, लेकिन इसका आंसर रेडक्लिफ लाइन है, ठीक है। भारत और नेपाल की रेखा रेडक्लिफ लाइन। फिर बात की जाए भारत और बांग्लादेश की रेखा, भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा, क्योंकि उस समय पे जब वो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था तब तो वो रेडक्लिफ रेखा थी, है ना। लेकिन जब वो पाकिस्तान से क्या हो गया, अलग होकर के उसका खुद का जब एक अस्तित्व आया, है ना, खुद एक देश के रूप में इस पूरे वैश्विक पटल पर उभर करके आया बांग्लादेश। अगर हम उस समय की बात करें तो बांग्लादेश फिर 1971 के बाद अब वो रेडक्लिफ नहीं रह गई रेखा, उसे क्या कहा गया? परिचालन शून्य रेखा, ठीक है। चलिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए बढ़िया से। अब इसके बाद दोस्तों हम आगे चर्चा करते हैं भारत के प्रमुख चैनल्स की, ठीक है। आप पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं अपने अंतिम टॉपिक की। अंतिम जो है हमारा वह है भारत के प्रमुख चैनल्स, प्रमुख जलडमरू मध्य या प्रमुख खाड़ियाँ। आप अपनी हेडिंग बना सकते हैं, प्रमुख चैनल, ठीक है, प्रमुख चैनल। या फिर हम बात करें किसकी? तो प्रमुख जलडमरू मध्य। ये प्रश्न पूछे जाते हैं जलडमरू मध्य के बारे में। और या फिर एक और यदि हम इसे कहें तो क्या कह सकते हैं? खाड़ी, कि भाई इन 3 से जो प्रश्न आते हैं तो आप देख सकते हैं हमने मैप में प्रदर्शित किया हुआ है। मुख्य तौर पर प्रश्न कैसे आते हैं दोस्तों कि 8 डिग्री चैनल किस किस के मध्य है, 9 डिग्री किस किस के मध्य है, या बात की जाए कि मन्नार की खाड़ी किस किस के मध्य है। अब दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि भाई हमें पहले ये तो पता हो कि खाड़ी क्या है और चैनल क्या है, हमें दोनों के मध्य का अंतर तो पता हो कि खाड़ी है क्या वास्तव में, चैनल है क्या, फिर तो हम उसके विषय में पढ़ें, है ना। अच्छा, तनाव मत लीजिएगा, मुझे पता है ये ऐसे टॉपिक है जो आसानी से याद नहीं रहते हैं, तो हम इसके लिए कुछ ट्रिक्स का यूज़ करेंगे, कुछ तरीकों का यूज़ करेंगे कि वो हमारे दिमाग में सेट हो जाए। तो आइए हम पहले समझते हैं कि खाड़ी क्या है और अपन का चैनल क्या है भाई, है ना।
तो खाड़ी की यदि बात करें दोस्तों, तो खाड़ी वह क्षेत्र है, यानी स्थल खंड का या बात करें कि जल का वह क्षेत्र जो 3 ओर से स्थल से घिरा हुआ हो। जैसे आप देख सकते हैं भारत की यदि हम बात करें तो भारत के पूर्व में क्या है, जल का जो क्षेत्र है। आप देखिए भारत के दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर, भारत के पश्चिम में क्या है, अरब सागर, और भारत के पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। यदि आप बात करें यहाँ अपने गुजरात वाले सेक्शन में तो आप पाएंगे खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी। ठीक है, देखिए ये जो क्षेत्र है ये अपना कौन सा है, खंबात की खाड़ी। ठीक है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी यहीं पर अपना क्या करती हैं, मुहाना बनाती हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे इनको नदियों को आगे धीरे धीरे। फिर यदि बात की जाए यह क्षेत्र तो ये क्या है, कच्छ की खाड़ी। ठीक है, यदि हम बात करें यहाँ तो आपको बिल्कुल स्पष्ट है भाई, ये बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में ही हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि समूह है, द्वीपों का समूह। हमने यहाँ पर मैप में क्या किया हुआ है कि भाई कुछ महत्वपूर्ण को दर्शाया हुआ है। अब सब तो संभव नहीं है मैप में, है ना। ठीक है, तो बात हुई खाड़ी की कि खाड़ी क्या है। तो यदि खाड़ी की बात की जाए तो खाड़ी जल का वह क्षेत्र जो 3 ओर से, कम से कम 3 ओर से क्या हो, स्थल से घिरा हुआ हो। और यदि हम इसी परिभाषा को पलट दें, आप परिभाषा नोट कीजिएगा, जल का वह क्षेत्र जो 3 ओर से स्थल से घिरा हुआ हो वह खाड़ी कहलाता है। एग्जाम्पल बंगाल की खाड़ी, एग्जाम्पल खंबात की खाड़ी, एग्जाम्पल कच्छ की खाड़ी। आप देखिए एक तरफ से जल का जो है ओपन है और 3 तरफ से जो है स्थल से घिरा हुआ है। क्लियर हुई बातें, ठीक, तो ये हो गया। अच्छा, इनमें कुछ अंतर भी है खाड़ियों में। जैसे आप देखेंगे हिंदी में तो इन्हें कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी कहा जाता है, लेकिन यदि इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में बे और गल्फ, ये 2 अपन को मिलते हैं। दोनों का मतलब खाड़ी ही है, दोनों का जो मीन है, जो अर्थ है, जो मतलब है वह खाड़ी ही है। लेकिन क्या हुआ दोस्तों कि जो बड़ा क्षेत्र है वह बे कहलाता है इंग्लिश में, BAY, और जो छोटा क्षेत्र है खाड़ी, है ना, जिसे हम खाड़ी ही कह रहे हैं हिंदी में, वह कहलाता है गल्फ। यानी आप कभी ये नहीं सुनेंगे कि गल्फ ऑफ बंगाल, आप सुनेंगे बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी, चूंकि वह बड़ा क्षेत्र है ना। और गल्फ आप कहाँ का सुनेंगे तो गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है आपको खाड़ी तो क्लियर हुई। ठीक, अब बात करते हैं हम चैनल की कि भाई चैनल क्या होता है। तो देखिए 2 द्वीपों के मध्य समुद्री क्षेत्र, जो भी सकरा समुद्री क्षेत्र है उसे हम कहते हैं चैनल। अच्छा, अब ये चैनल की यदि बात करें कि भाई ये चैनल नाम या निर्धारण, जैसे 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ये वास्तव में हुआ कैसे, तो बिल्कुल तनाव मत लीजिएगा दोस्तों, ये हमारे वास्तव में अक्षांश ही हैं। जो हमने अक्षांश पढ़े हुए हैं कि भाई 0 डिग्री अक्षांश। अब 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक ऐसे ही हमें भारत का अगर हम देखें तो भारत की मुख्य भूमि के पास हमें क्या मिला, 8 डिग्री 4 मिनट से विस्तार है भारत का मुख्य भूमि का, है ना। तो हमें वहां पास मिला लगभग क्या हमारा 8 डिग्री, और ऊपर कहाँ तक है तो 37 डिग्री तक है। तो आप पाएंगे हमारे लिए जो प्रश्न है वो है 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री से। 8 डिग्री चैनल किस किस के मध्य है, 9 डिग्री किस किस के मध्य है, और 10 डिग्री किस किस के मध्य अवस्थित है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं, हम शुरुआत करते हैं 8 डिग्री से। ठीक है, आप मैप जरूर रखिएगा दोस्तों। क्या होता है कि पढ़ाई में मैप यदि सामने है तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगने लगता है। हालांकि मैं प्रयास कर रहा हूँ अपने जो है व्हाइट बोर्ड में सारी चीज़ें दर्शा करके, लेकिन अब सब कुछ संभव नहीं है भाई, है ना। आपको एक मैप तो रखना ही चाहिए, बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल बेसिक नीड है समझ लीजिए वो ज्योग्राफी की, कि आपके पास एक एटलस होना चाहिए। अच्छा, एटलस कौन सा, ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस। ठीक है, मैं आपको एक उसकी इमेज भी दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं, ये है, आप ले सकते हैं ना। इसमें क्या है, सारी चीज़ें आपको व्यवस्थित तौर पे मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं 8 डिग्री चैनल की यदि हम बात करें। प्रश्न पूछा जाता है कि 8 डिग्री चैनल किस किस के मध्य है। सीधा सा आपका प्रश्न होगा कि 8 डिग्री चैनल किस किस के मध्य है। आप देखिए हमारे अरब सागर वाले सेक्शन पे, यानी कि भारत के पश्चिम में कौन है, लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप और मिनिकॉय उसको साथ में बोला जाता है। जैसे इसको क्या बोलते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऐसे ही ये क्या है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय। तो आप पाएंगे कि मिनिकॉय है हमारा, ठीक है, और मिनिकॉय के नीचे कौन है, मालदीव। यानी कि 8 डिग्री चैनल किस किस के मध्य है, मालदीव और मिनिकॉय। हम लिख लेते हैं भाई 8 डिग्री चैनल किस किस के मध्य है, तो मालदीव और मिनिकॉय। ठीक है, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय, सॉरी हो जाती है मिस्टेक बोलने में और लिखने में, है ना, लगभग समझ में तो आ रहा होगा। तो देखिए 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय। अब इसको याद रखने का तरीका भाई, अच्छा 9 डिग्री की बात कर ले तो देखिए मिनिकॉय और लक्षद्वीप, पहले हम लिख लेते हैं तीनों। ठीक है, 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप। 10 डिग्री की बात करें दोस्तों,
10 डिग्री आपको दिख रहा है, 10 डिग्री, ये देखिए ये 8 डिग्री। आप मैप में देखिएगा, इसलिए मैंने मैप आपको बताया कि भाई आपको एटलस खरीदना ही है ना। मालदीव, मिनिकॉय, लक्षद्वीप। और अब ये 10 डिग्री की बात करें तो किस किस के मध्य है? 10 डिग्री है दोस्तों लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य, कार निकोबार के मध्य। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि 8 डिग्री वहां पे नहीं है, वो तो पूरे ग्लोब पे है। जैसे बीचों बीच से 0 डिग्री है पूरी की पूरी पृथ्वी पर, ऐसे ही 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 8 डिग्री। हमारे भारत के ये क्षेत्र 8 डिग्री के द्वारा क्या हो रहे हैं? डिवाइडेड हो रहे हैं। या इन दोनों के मध्य में एक चैनल है, सकरा क्षेत्र है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? चैनल। और वह कौन सा है? तो 8 डिग्री चैनल। वास्तव में इनका नाम कैसे हुआ? इनकी अक्षांशीय स्थिति के आधार पर ही इनका नामकरण कर दिया गया कि भाई ये 8 डिग्री अक्षांश है तो 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री तो 9 डिग्री, 10 डिग्री तो 10 डिग्री आपका क्या हो गया? चैनल। ठीक है, अब देखिए याद रखने का तरीका बहुत ही आसान है, अच्छे से देखिएगा। यदि हम बात करें 8 डिग्री की, ठीक है, 8 डिग्री में आप पाएंगे कि मालदीव m + m मिनिकॉय के मध्य, मतलब हमें यहाँ से क्या मिला? m मिला। ठीक है, m। अब आप यदि इसको बीचों बीच से काटते हैं तो आप पाएंगे एक जैसी स्थिति है। ठीक, ऐसे ही इसको बीचों बीच से काटें तो आप पाएंगे कि एक जैसी स्थिति है। अच्छा, तनाव नहीं लेना है, ऑप्शन पे आपको यही मिलेंगे 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, ऐसी ही डिग्रियां मिलने वाली हैं। ठीक है, तो आप 8 डिग्री आपका क्या हो गया भाई? 20 से काटने पर एक जैसा है, m भी 20 से काटने पर एक जैसा है। तो हमने पाया कि इसका जो है आंसर क्या है? m और m। आप देखिए क्रमशः आपको किसी भी ऑप्शन पे m मिल रहा है क्या? बस इसी में मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया? मालदीव और मिनिकॉय। ये हो गया हमें याद रखने का एक तरीका। मतलब हम भूल भी जाएं तो हम अपने ट्रिक के बेस पर, मैंने शुरू में ही कहा था आपको पढ़ाई में 3 अप्रोच लगानी, पहली कॉन्सेप्चुअल, दूसरी फैक्चुअल और तीसरी ट्रिक बेस्ड। सब कुछ ट्रिक से नहीं पढ़ना है और हर चीज में कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। भारत की राजधानी दिल्ली, अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट है भाई? है तो है, समझ रहे हैं आप मेरी बातों को? ठीक है, चलिए तो बात करते हैं अपन। अब ट्रिक हो सकती है कि भारतवासियों का दिल बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो बोले भारत की राजधानी दिल्ली। चले आते हैं, तो 9 डिग्री की यदि हम बात करें दोस्तों तो 9 डिग्री किस किस के मध्य है? मिनिकॉय और लक्षद्वीप। हमने यहाँ से लिया मिनी और यहाँ से लिया लक्ष्य। अब एक बात बताइए, हमने लिया लक्ष्य और मिनी। दोस्तों आप बताइए कि हमारा लक्ष्य कैसा होना चाहिए? लक्ष्य कभी मिनी होना चाहिए क्या? या हमारा जो है लक्ष्य यदि हो तो बड़ा हो या छोटा हो? बताइए आप। निश्चित तौर पर आप बचपन से सुनते आ रहे हैं और हमारे दिमाग में भी ये जो है सेट है कि भाई हमारा लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए। हम यही सुनते आ रहे हैं कि हमेशा बड़ा सोचो, बड़ी चीज़ें जब सोचोगे, है ना। एपीजे अब्दुल कलाम की यदि हम बात करें, भारत के राष्ट्रपति, आप बताइएगा भारत के कौन से क्रम के राष्ट्रपति हैं एपीजे अब्दुल कलाम? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। ठीक है, तो बात की जाए यदि लक्ष्य की, तो अब्दुल कलाम ने भी कहा कि सपने बड़े देखो, जब आप बड़े सपने देखोगे तब उन्हें साकार करोगे, सपने जरूर देखो, है ना। तो लक्ष्य हमेशा हमारा बड़ा होना चाहिए। क्या मिनी होना चाहिए? नहीं। मिनी होना चाहिए? नहीं। और नहीं को अपन क्या लिखते हैं? क्या लक्ष्य मिनी होना चाहिए? नहीं। और नहीं को अपन क्या लिखते हैं इंग्लिश में? नो। तो नो से क्या हो गया अपना? 9। तो आप आंसर लगा देंगे। 8 डिग्री का क्या हुआ? 20 से काटा mm, मालदीव मिनिकॉय। 9 डिग्री का क्या हुआ? लक्ष्य मिनी नहीं होना चाहिए, नो। तो नो, लक्ष्य और मिनी। अब बात करते हैं दोस्तों हम 10 डिग्री की, कि भाई 10 डिग्री चैनल किस किस के मध्य अवस्थित है। तो 10 डिग्री चैनल है, आप देख सकते हैं, लिटिल अंडमान और कार निकोबार, है ना। 8 डिग्री मालदीव मिनिकॉय, 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप, और 10 डिग्री की यदि हम बात करें तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार। ठीक है, देखिए 10 डिग्री चैनल किस किस के मध्य है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार। अब इसे याद रखने का तरीका क्या है भाई? तो हमने अंडमान से ये लिया हमने अंडा, ठीक है, अंडा, और यहां से हमने लिया कार। अब आप अच्छे से देखिए, अंडा मतलब 0, ठीक है, अंडा मतलब 0। और कार की यदि हम बात करें दोस्तों, तो कार में इसी आकार का, इसी आकृति के क्या होते हैं? उसके चके या पहिए। ठीक है, तो हमने पाया कि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? एक जो हमें की पॉइंट मिल रहा है वो हमारा क्या है? 0। इसका आंसर में 0 जरूर होगा। अब देखिए दोस्तों, अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन उठ रहा होगा, आपके दिमाग में जरूर ये क्लिक कर रही होगी बात कि भैया ये बताओ यार कि भाई क्या 10 बस में मिलता है आपको 0? नहीं भाई, 10 में भी मिलता है, 20 में भी मिलता है, 30 में भी मिलता है, 40 में भी मिलता है और 90 में भी मिलता है। लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है कि हमारे ऑप्शन पे यदि 90 है तो 90 तो आंसर है ही नहीं। क्यों नहीं है भाई? निश्चित तौर पर यदि हम बात करें, देखिए आप, ये आपका ग्लोब, तो नीचे 90 डिग्री, ऊपर 90 डिग्री। अब एक बात बताइए, क्या भारत का विस्तार 90 डिग्री में है? नहीं। क्या भारत का विस्तार 80 डिग्री में है? बिल्कुल नहीं। भारत का विस्तार तो 8 डिग्री, मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। यानी यहाँ पे आपको 0 कितने मिल रहे हैं? 3। कौन कौन से 0 मिल रहे हैं? तो 0 मिल रहे हैं हमें 3। कौन कौन से? आप देख सकते हैं 10, 20 और 30। ईमानदारी से देखिएगा, है ना। यदि हम बात करें बीचों बीच से गुजरी हुई रेखा कौन सी है?
23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री तो बीचों बीच से है, हमें स्पष्ट, यदि हमें थोड़ा भी मैप दिमाग में है तो हमें पता है भाई 23.5 डिग्री तो काफ़ी ऊपर है, यानी उसके बिल्कुल वहीं पे पास में ही होगा कौन, हमारा 20 डिग्री। तो 20 डिग्री और 30 डिग्री ये तो ऑप्शन हमारे आंसर है ही नहीं। हमारा आंसर क्या है, नीचे की हम बात करें 10 डिग्री। उसके बाद दोस्तों हमने 8 पढ़ा है, 9 पढ़ा है, तो निश्चित सी बात है 10 हमारे दिमाग में रहेगा ही रहेगा। तो हमने इन 3 चैनल को ट्रिक के माध्यम से समझा। 8 डिग्री में अपन को क्या करना है, MM मालदीव मिनी का है। 9 डिग्री लक्ष्य मिनी नहीं होना चाहिए, 9 तो अपन का क्या होगा, 9 डिग्री का लक्षद्वीप और मिनिकाय के मध्य। ठीक है, और 10 डिग्री की बात की जाए तो अपन को मिलेगा क्या, वहां पे कार और अंडमान। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं हमारे 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री के बाद कुछ खाड़ियों की। ठीक है, इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी खाड़ी किस किस के मध्य अवस्थित है। जैसे कि आप देख सकते हैं क्रमशः यहाँ पर 3 है आपके, पाक स्टेट, पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं तो हमारा कच्छ और खंबात, इनसे प्रश्न पूछा गया है कि कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य के तट पर अवस्थित है। तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लिख लीजिएगा, इसे नोट कीजिए बढ़िया तरीके से। कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी किस किस के जो है किस राज्य के तट पर है, तो आंसर क्या होगा, गुजरात। एक ये आपका हो गया। तो नंबर 1 पर 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, इसके बाद फिर कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। फिर बात की जाए बंगाल की खाड़ी की, तो बंगाल की खाड़ी कहाँ पर है, भारत के पूर्व में है, ये हो गया हमारा एक और। फिर अगली बात की जाए पाक की खाड़ी। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन, पाक की खाड़ी। क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि क्या होता है आपके सामने ऑप्शन है भाई कि पाक की खाड़ी किस किस के मध्य है। ऑप्शन नंबर ए भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी भारत और श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी भारत और बांग्लादेश, और ऑप्शन नंबर डी भारत और म्यांमार। 90% चांस है कि यदि हमने नहीं पढ़ा हुआ है तो हम आंसर क्या लगाएंगे, भारत और पाकिस्तान। लेकिन इसका आंसर क्या है दोस्तों, स्पष्ट नजर आ रहा है, पाक की खाड़ी किस किस के मध्य है, भारत और श्रीलंका। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा कि भाई 3 कौन कौन से देखिए, हमने सबसे पहले 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री तो कंप्लीट कर लिया। फिर इसके बाद हमने कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी कंप्लीट कर लिया, इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर अब हम किसको देख रहे हैं, हमारा पाक की खाड़ी। यहाँ से 3 नाम आपको मिलेंगे, पाक की खाड़ी। पाक की खाड़ी की यदि उत्तर में बात की जाए तो पाक स्टेट, ठीक है, और फिर उसके बाद यदि दक्षिण में बात की जाए तो मन्नार की खाड़ी। आप एक काम कीजिए, यहाँ पे आप खाड़ी कर दीजिए और ऊपर आप क्या कर दीजिए, स्टेट कर दीजिए, तो क्रम से हो जाएगा भाई। ठीक है, अब देखिए, आप मैप में देखिए ये आपको कहाँ मिल रहे हैं, ये तीनों आपको मिल रहे हैं भारत के तमिलनाडु, ये वाला क्षेत्र क्या है, तमिलनाडु, भारत के तमिलनाडु प्लस श्रीलंका के मध्य। या इसका अगर ऑप्शन में है भारत प्लस श्रीलंका तो आंसर भारत प्लस श्रीलंका, और यदि भारत नहीं है, भारत का कोई राज्य है, तो वह राज्य होगा क्या, तमिलनाडु प्लस श्रीलंका, इसका आंसर हुआ। आप इसे नोट कर लीजिए, है ना। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी वो दक्षिण आपका क्या करके दे देगा, दक्षिण तमिलनाडु प्लस श्रीलंका, उत्तर तमिलनाडु प्लस श्रीलंका। तो आप देखेंगे मन्नार जो है यह दक्षिण तमिलनाडु से है, और जो पाक स्टेट है ये कहाँ पर है, उत्तर में है। ठीक है, और पाक की खाड़ी आपका तमिलनाडु प्लस श्रीलंका। तो ये आपके 3 क्वेश्चन और यहाँ से क्लियर होते हैं। तो नंबर 1 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, उसके बाद अपना कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, और उसके बाद मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी और पाक स्टेट। इतनी बातें हमारी यहाँ पर क्लियर। अगला प्रश्न हो सकता है दोस्तों लक्षद्वीप सागर से, कि लक्षद्वीप सागर किस किस के मध्य अवस्थित है। तो देखिए नो डाउट लक्षद्वीप, है ना, लक्षद्वीप और केरल के तट के मध्य है, यानी लक्षद्वीप प्लस केरल, लक्षद्वीप और केरल के मध्य क्या है, लक्षद्वीप सागर। ठीक है, लक्षद्वीप सागर की यदि हम बात करें तो लक्षद्वीप सागर किस किस के मध्य है, तो लक्षद्वीप प्लस केरल। अच्छा, कभी कभी प्रश्न में क्या करते हैं कि केरल की जगह पर केरल के तट का नाम दे देते हैं, और केरल के तट का नाम क्या है, हम एक वीडियो पढ़ेंगे, हम एक लेक्चर करेंगे इस पर कि भाई तटों के नाम जो है हम उसमें इंक्लूड करेंगे, ज़्यादा होगा तो हम अगली वाली वीडियो में ही देखेंगे। फिलहाल तो आप देखें कि केरल का तट क्या कहलाता है, तो केरल के तट को जाना जाता है मालाबार के नाम से, मालाबार तट। तो भाई लक्षद्वीप सागर किस किस के मध्य है, तो लक्षद्वीप सागर है लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य अवस्थित है। ठीक है, अब बात की जाए लक्षद्वीप के बाद यदि हम बात करें दोस्तों किसकी, मान लीजिए हम बात करते हैं कोको स्टेट की। कोको स्टेट ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कोको स्टेट। तो कोको स्टेट के विषय में आप लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट कीजिए। कोको स्टेट, कोको स्टेट दोस्तों वास्तव में अंडमान निकोबार जो कि हमारा बंगाल की खाड़ी में विस्तृत है, इसका सबसे उत्तरी जो एक छोटा सा द्वीप है जिसे हम कहते हैं उत्तरी अंडमान, हमने मैप में प्रदर्शित किया हुआ है।
उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, उसके दक्षिण में क्या है तो भाई कार निकोबार, और उसके भी दक्षिण में क्या है ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार वही स्थल है जहां पर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अवस्थित है, ठीक है। और साथ ही साथ में भारत के यदि हम अक्षांशीय हम चर्चा करें अक्षांशीय विस्तार की तो 6 डिग्री 4-5 मिनट उत्तरी अक्षांश वहाँ पर अवस्थित है। फिर बात की जाए कोको स्टेट की, तो कोको स्टेट किस किस के मध्य है, तो उत्तरी अंडमान मतलब भारत प्लस म्यांमार के कोको द्वीप, एक द्वीप है म्यांमार का वहाँ पर, जैसे भारत का एक द्वीप हो गया अपना कौन सा अंडमान का उत्तरी अंडमान, ऐसे ही म्यांमार के कोको द्वीप के मध्य स्थित है। तो है ना, हम मोटे तौर पर क्या कह सकते हैं कि कोको स्टेट भारत और म्यांमार के मध्य अवस्थित है, या भारत के उत्तरी अंडमान और म्यांमार के कोको द्वीप के मध्य अवस्थित है। तो ये हमारा कोको स्टेट क्लियर हुआ। इसके बाद दोस्तों एक दो और बचे हुए हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं डुंकन पास। डुंकन पास से प्रश्न पूछे जाते हैं। डुंकन पास का क्या होगा, तो हम देख रहे हैं कि डुंकन पास जो है यह है दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य। देखिए इसकी भी एक छोटी सी ट्रिक है, क्या भाई, डुंकन को यदि हम कहें ढक्कन, डुंकन को हम कहें ढक्कन, तो हम देख रहे हैं कि ढक्कन जो है वो क्या करता है, किसी भी चीज़ को ढकने का काम करते हैं, है ना। और लिटिल का मतलब होता है छोटा। देखिए दक्षिणी अंडमान ने छोटे अंडमान को ढक के रखा हुआ है, किसने, उत्तर मध्य दक्षिण, फिर दक्षिण के बाद कौन है, लिटिल। तो दक्षिणी अंडमान ने छोटे अंडमान को ढक के रखा हुआ है। तो डुंकन पास कहाँ पर हो गया आपका, अपना दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य, ठीक है। अब बात करते हैं हम, हमारा एक और बचा हुआ है और यह अंतिम है ग्रैंड चैनल। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि ग्रैंड चैनल किस किस के मध्य है। तो ग्रैंड चैनल आप इसका पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा रेस्ट चाहिए। अब दोस्तों हम बात करें ग्रैंड चैनल की, जो कि हमारा अंतिम बचा हुआ है, ठीक है। देखिए ग्रैंड चैनल की यदि हम बात करें तो ग्रैंड चैनल किस किस के मध्य है। भाई ग्रैंड चैनल हमें मैप में भी दिख रहा है कि ग्रैंड चैनल किस किस के मध्य है, तो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एकदम दक्षिणतम में, और नीचे की ओर हम देखें तो आपको एक और द्वीप मिल रहा है सुमात्रा किस देश का है, तो इंडोनेशिया का एक द्वीप है, ठीक है। तो भारत के ग्रेट निकोबार, भारत के दक्षिणतम, बिल्कुल आपका कौन हुआ, दक्षिणतम पॉइंट हुआ या दक्षिणतम क्षेत्र हुआ या दक्षिणतम आपका एक द्वीप हुआ, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी एकदम दक्षिणी भाग है ना, दक्षिणी क्षेत्र ग्रेट निकोबार प्लस सुमात्रा जो द्वीप है कहाँ का है, इंडोनेशिया का है। सुमात्रा इंडोनेशिया का द्वीप है और ग्रेट निकोबार कहाँ का हो गया, भारत का। तो भारत के ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा, इन दोनों के मध्य अवस्थित एक चैनल है जिसे हम कहते हैं ग्रैंड चैनल। इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसे याद रखने का तरीका क्या है भाई, देखिए अब सभी चीज़ों की ट्रिक तो होती नहीं है ना, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। देखिए इसमें से हमने पकड़ा मात्रा और यहाँ पे हमने पकड़ा बार। देखिए बार, मैथ यदि आपने पढ़ी हुई है तो आपको पता है बार क्या होता है, किसी भी संख्या के ऊपर एक लाइन जो खींची है वह बार है। और मात्रा आपने हिंदी में पढ़ी हुई होगी, है ना। तो यदि हम बात करें मात्रा की, तो चलिए हमने मात्रा लगाई, ये हुई हमारी मात्रा, ठीक है। और मात्रा के बाद हमने ये खींच दिया क्या, यहाँ पे बार। तो ये आपका हो गया एक कोई ऐसी आकृति यदि आपको मिलती है किसमें, किसी ना किसी ऑप्शन पे, तो आपका आंसर वही हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए अपन का क्या देखने मिल रहा है, ग्रैंड चैनल, या हमने इसी में एक और रेखा ऐसे बना दी, तो भाई हमारा एक ट्रिक हो गया, एक छोटा सा एक हमें क्लू मिल रहा है, वहाँ से हमें एक हिंट मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने आज पढ़ा भारत का नामकरण। सबसे पहले हमने वो देखा, भारत के उपमहाद्वीपीय स्थिति, उपमहाद्वीप के अंतर्गत आने वाले, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आने वाले हमने देशों की चर्चा की। फिर हमने चर्चा की भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं की, जैसे रेड क्लिफ वगैरह इत्यादि। इसके बाद अंत में हमने चर्चा की दोस्तों भारत के प्रमुख चैनल, भारत के प्रमुख जलडमरूमध्य इत्यादि की। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। उसका कारण यह है कि लोगों को पता तो चले कि वीडियो कुछ है और वो पढ़ें मन लगा करके, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आप हमारा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। मुलाकात अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।